नमस्कार, मैं सौरभ चंद्र, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं पेशा संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट। आज की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टडी करेंगे भूपर्पटी का संगठन, धातुओं की प्राप्ति, खनिज, अयस्क और गैंग के बारे में। आइए जानते हैं भूपर्पटी का संगठन के बारे में। भूपर्पटी का संगठन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं भूपर्पटी क्या होता है। भूपर्पटी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थ क्रस्ट। भूपर्पटी जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, भूपर्पटी यानी कि भूमि की पपड़ी, यानी कि भूमि की जो ऊपरी कठोर सतह है, भूमि की जो ऊपरी कठोर सतह होती है उसे हम भूपर्पटी कहते हैं। तो भूपर्पटी तत्वों का मुख्य उद्गम है, यानी कि ज़्यादातर तत्व या ज़्यादातर एलिमेंट्स इसी भूपर्पटी में या इसी अर्थ क्रस्ट में ही पाए जाते हैं। हालांकि कुछ तत्व गैसियस फॉर्म में या गैसियस रूप में भूमि के ऊपर भी पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। तो ये तत्व जो है गैसियस फॉर्म में भूमि के ऊपर भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तत्व, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ज़्यादातर तत्व जो है अर्थ क्रस्ट में ही या भूमि की ऊपरी सतह में ही पाए जाते हैं। अब ये जो तत्व होते हैं वो तत्व अकॉर्डिंग टू देयर नेचर वो कई तरह के हो सकते हैं। ये तत्व धातु के रूप में भी हो सकते हैं, ये तत्व अधातु के रूप में भी हो सकते हैं, या ये तत्व उपधातु के रूप में भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से तत्व जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं और ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है तत्व और नीचे लिखा है परसेंटेज भार से, यानी कि ऊपर कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और नीचे उनका मास परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि भारात्मक प्रतिशत दिया हुआ है, भार के अनुसार उनका प्रतिशत दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो तत्व है यहाँ पर लिखा हुआ है वो है O। O मीन्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक अधातु है, नॉन मेटल है। इसका जो मास परसेंटेज होता है वो होता है 49.1%। वास्तव में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यदि कोई पूछे कि अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अधातु पाई जाती है, अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अधातु पाई जाती है, तो हमारा आंसर होना चाहिए क्या, ऑक्सीजन। क्या मास परसेंटेज होता है, इसका मास परसेंटेज होता है 49.1%। ठीक है। ऑक्सीजन के बाद जो अगला तत्व है, अगला एलिमेंट है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक उपधातु है। इसका जो मास परसेंटेज होता है वो होता है 26%। इसके बाद जो अगला तत्व है वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक धातु है और इस धातु का जो परसेंटेज होता है, मास परसेंटेज होता है वो होता है 7.5%। इसके बाद नेक्स्ट है आयरन। आयरन का मास परसेंट होता है 4.2%। इसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का मास परसेंट होता है 3.2%। इसके बाद है सोडियम। सोडियम भी एक धातु है, इसका मास परसेंट होता है 2.4%। इसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है पोटेशियम। पोटेशियम भी एक धातु है, इसका मास परसेंटेज होता है 2.3%। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी एक धातु है जिसका मास परसेंटेज होता है 2.3%। और इसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, अधातु है, इसका मास परसेंट होता है 1%। इसके बाद जो अन्य तत्व हैं, इन जो अभी तक हमने 9 तत्व बताए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, इन 9 तत्वों को छोड़ करके जो शेष तत्व हैं, अन्य तत्व हैं, उनका परसेंटेज होता है कितना, 2%। ठीक है। तो अधातुओं में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, ऑक्सीजन। यदि हम धातुओं की बात करें, धातुएं कौन कौन सी थी, धातुएं थी हमारी एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो इन धातुओं में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है,
तो धातुओं में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है एल्युमिनियम का। यानी कि अगर कोई धातु की बात करें कि अर्थ क्रस्ट में कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा एल्युमिनियम। यदि कोई अधातु की बात करे कि अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अधातु पाई जाती है, तो अधातु पाई जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्लियर होगा कि अर्थ क्रस्ट में अधातुओं में ऑक्सीजन तथा धातुओं में एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अधातुओं में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑक्सीजन। और धातुओं में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है एल्युमिनियम। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पाई चार्ट भी बना हुआ है। पाई चार्ट से भी आपको दिख रहा होगा, तो ये येलो कलर का है, ये ऑक्सीजन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पार्ट कवर किए हुए, यानी कि ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट का जो पार्ट होता है वो ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। तो परसेंटेज कितना होता है? 49.1%। इसके बाद जो रेड कलर का है ये सिलिकॉन है। ठीक है, जो कि एक मेटलाइड है, उपधातु है। ठीक है, इसके बाद मेटल की बात करें तो मेटल में सबसे ज़्यादा होता है परसेंटेज एल्युमिनियम का। जो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है एल्युमिनियम का परसेंटेज है। इसके बाद ब्लू कलर का ये कौन है? ये हमारा है आयरन। येलो कलर का कौन सा है? ये कैल्शियम है। कैल्शियम से कम होता है कौन? जो ऑरेंज कलर का दिखाई पड़ रहा है पोटेशियम है। और जो पर्पल कलर का है, ये पर्पल कलर का सोडियम है। इसके बाद स्काई ब्लू कलर का ये कौन है? ये मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद ये जो ब्राउन कलर का है, जो कि लगभग 2% के बराबर है, तो ये ब्राउन कलर का है, ये अदर एलिमेंट्स। तो इस 2% में अन्य तत्व रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा, यानी कि अर्थ क्रस्ट का ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं 9 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। बाकी जो तत्व हैं उनका परसेंटेज होता है 2%। यानी कि और इन 9 तत्वों का यदि परसेंटेज हम जोड़ दें, इन 9 तत्वों का परसेंटेज यदि जोड़ दें तो ये होगा 98%। यानी कि अर्थ क्रस्ट का 98% इन 9 तत्वों से मिलकर के बना होता है। बाकी जो 2% बचता है, उस 2% में अन्य तत्व आते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग स्टडी करते हैं धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति यानी कि अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो प्रकृति में धातुएं 2 रूपों में मिलती हैं। पहला रूप है मुक्त अवस्था में और दूसरा है संयुक्त अवस्था में। तो पहले हम पढ़ते हैं मुक्त अवस्था में, यानी कि फ्री स्टेट में। तो फ्री स्टेट में या मुक्त अवस्था में कौन सी धातुएं मिलती हैं? तो वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं, यानी कि लेस रिएक्टिव होती हैं, इनर्ट होती हैं, अक्रिय होती हैं, प्रकृति में मुक्त अथवा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। यानी कि ऐसी धातुएं जो लेस रिएक्टिव हों, इनर्ट हों, अक्रिय हों, जो किसी अन्य तत्व के साथ जल्दी अभिक्रिया ना करें, अपने आप में जो स्टेबल हों, तो ऐसी धातुएं फ्री स्टेट में या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। वो किसी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाती हैं, वो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, एज इट इज पाई जाती हैं। जैसे ये कौन कौन सी धातुएं हैं? तो ये धातुएं हमारा हैं गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर। ठीक है, तो ये जो धातुएं हैं ये स्वतंत्र अवस्था में या मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इनको हम नोबल मेटल भी कहते हैं, उत्कृष्ट धातुएं भी कहते हैं। ये जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इनर्ट मेटल होती हैं, अक्रिय धातुएं होती हैं ये। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा जो है वो है संयुक्त अवस्था में। तो कुछ धातुएं हमारी संयुक्त अवस्था में कंबाइंड स्टेट में भी पाई जाती हैं। तो कंबाइंड स्टेट में कौन सी मेटल्स पाई जाती हैं? तो वे मेटल्स या वे धातुएं जो क्रियाशील होती हैं, जो रिएक्टिव होती हैं, प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, क्योंकि ये मेटल्स अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण कर लेती हैं। अधिक रिएक्टिव होने के कारण ये अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बना लेती हैं। इस वजह से ये संयुक्त अवस्था में या कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। कौन कौन सी मेटल संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? जैसे हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है आदि अन्य धातुएं। ठीक है, तो ये अधिक रिएक्टिव होने के कारण
अन्य एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर लेती हैं और कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। और कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो मुक्त एवं संयुक्त दोनों रूपों में मिलती हैं। जैसे कि हमारा कौन कौन सी धातु है, जैसे कि हमारी कॉपर है, कॉपर हमारी फ्री स्टेट में भी मिलती है एंड कंबाइंड स्टेट में भी मिलती है। सिल्वर है, सिल्वर भी हमारा फ्री स्टेट में मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। और आयरन है, आयरन भी हमारा फ्री स्टेट में मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। तो धातुएं किस रूप में पाई जाती हैं? धातुएं हमारी एक तो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं और दूसरा है कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। तो फ्री स्टेट में कौन सी मेटल से कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? जो लेस रिएक्टिव हों, जो किसी अन्य एलिमेंट के साथ रिएक्शन ना करें। और कंबाइंड स्टेट में कौन सी पाई जाती हैं? जो मोर रिएक्टिव हों, अधिक रिएक्टिव हों, अन्य एलिमेंट के साथ या अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण कर लेती हों, तो वो पाई जाती कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानते हैं खनिज के बारे में। तो खनिज के बारे में जानने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे, क्या आप लोग जानते हैं कुल्हाड़ी किस धातु की बनी होती है? तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कुल्हाड़ी लोहे की बनी होती है। साइकिल, कार, बस ये किस धातुओं की बनी होती हैं? तो साइकिल है, कार है या बस है, ये भी इसका ज़्यादातर पार्ट आपका लोहे का ही बना होता है। घरों में जो बिजली के तार यूज होते हैं वो तार किस धातु के बने होते हैं? तो तारों में आपने देखा होगा तार एल्युमिनियम के भी हो सकते हैं, कॉपर के भी होते हैं और सिल्वर के भी होते हैं। तो ये भी एक तरह की धातुएं हैं। तो वास्तव में जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम धातुओं का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ना करते हों। यहाँ तक कि हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में भी आयरन पाया जाता है। लोहा एक धातु है, आयरन एक धातु है। हमारे लोहे में ये धातु हमारे ब्लड में या रक्त में भी ये धातु पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह आपने जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों की, वो ग्रीन कलर की होती हैं, तो उसमें भी एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। उस क्लोरोफिल में भी एक धातु पाई जाती है जो मैग्नीशियम होती है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो यानी कि ज़्यादातर हम लोग जो है जीवन का जो हमारा कोई भी क्षेत्र है वो धातुओं से अछूता नहीं है। ठीक है, अब हम यह विचार करें, क्या ये धातुएं मानव निर्मित होती हैं? क्या इन्हें मनुष्य बनाता है धातुओं को? जैसे हम लोग या महिलाएं गहने पहनती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं, तो ये धातुओं की ही बनी होती हैं। ठीक है, या फिर जो तार हैं, ठीक है, ये भी धातु के बने होते हैं। तो इन धातुओं को कौन बनाता है? तार तो हालांकि मनुष्य ने बनाया है, मानव ने बनाया है, गहने भी मानव ने बनाए हैं, लेकिन उसमें जो गहने में इस्तेमाल होने वाली सोना है उसको किसने बनाया है? तो धातुएं वास्तव में मानव निर्मित नहीं होती हैं, ये प्रकृति में पाई जाती हैं। ठीक है, नेचुरली होती हैं। मेटल्स नेचुरल होते हैं, नेचुरली अकरंग होते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। अब जरा ये विचार करिए कि धातुएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो वास्तव में ये धातुएं अर्थ क्रस्ट से ही प्राप्त होती हैं। अर्थ क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी। ठीक है, अब जरा ये विचार करें कि क्या ये धातुएं जिस रूप में हैं, जैसे सोना हमको जिस रूप में दिखाई पड़ रहा है या लोहा हमको जिस रूप में दिखाई पड़ रहा है, क्या उसी रूप में पाई जाती हैं? तो वास्तव में जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ धातुएं तो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और कुछ धातुएं जो हैं अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं अब खनिज के बारे में। खनिज क्या होते हैं? तो खनिज के बारे में लिखा हुआ है, खनिज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। तो खनिज क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि खनिज क्या होते हैं। तो खनिज क्या होते हैं? प्रकृति में धातुएं
जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं वे खनिज कहलाते हैं। तो वास्तव में धातुएं, कुछ धातुएं ही फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ज़्यादातर धातुएं संयुक्त अवस्था में या कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। तो प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं वे खनिज कहलाते हैं। और ये खनिज कहाँ से मिलते हैं? ये खनिज मिलते हैं हमको भूपर्पटी से। भूमि का जो ऊपरी हिस्सा है, कठोर हिस्सा है, उसमें ये खनिज मिलते हैं। अब इन खनिजों को जो है हम माइनिंग करके या खनन द्वारा इनको निकालते हैं। तो पृथ्वी के जो भूमि है, भूमि में खनन के द्वारा जो भी उपयोगी वस्तु निकाली जाती है उनको हम खनिज कहते हैं। खनन के द्वारा भूमि से जो भी उपयोगी वस्तु हम भूमि के अंदर से निकालते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हम लोग लोहा है, लोहा भी खनिज के रूप में पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, उसे निकालते हैं। ठीक है। इसके अलावा कॉपर भी है, कॉपर भी खनिज के रूप में पाया जाता है, उसे हम लोग भूमि के अंदर से निकालते हैं, तो वो भी एक तरह का खनिज है। ठीक है। इसके अलावा पेट्रोल वगैरह यदि हम बात करें, पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोल है, तेल है, ठीक है, डीजल है, ये भी जो है पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं, ये भी खनिज के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हम पेट्रोल डीजल आदि की बात नहीं करेंगे, हम लोग धातुओं की बात कर रहे हैं। तो धातुएं भी जो है वो खनिज के रूप में अर्थ क्रस्ट में या भूपर्पटी में पाए जाते हैं। तो खनिज क्या होते हैं? तो खनिज होते हैं प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं वे खनिज कहलाते हैं। ठीक है। ये सामान्यतया मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि अशुद्धियों के साथ मिश्रित अवस्था में होते हैं। यानी कि इन खनिजों में मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर, रेत आदि अशुद्धियाँ भी मिली होती हैं। जैसे गैलेना, यहाँ पर लिखा हुआ है गैलेना। गैलेना का जो सूत्र है PbS, Pb लेड धातु है और इसके साथ लेड धातु जो है सल्फर के साथ अभिक्रिया करके, लेड ने यानी कि Pb ने S के साथ में सल्फर के साथ में अभिक्रिया करके एक यौगिक बना लिया है PbS, लेड सल्फाइड, जिसको हम बोलते हैं गैलेना। ठीक है। तो ये लेड सल्फाइड है, ये किसका अयस्क है? लेड धातु का अयस्क है, लेड का अयस्क है। अब जो गैलेना जो अयस्क है, गैलेना जो खनिज है, ठीक है, अब गैलेना खनिज में क्या होगा? गैलेना खनिज में हमारा लेड पाया जाएगा, सल्फर पाया जाएगा। इसके अलावा इसमें मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर, रेत आदि अशुद्धियाँ भी इसके साथ मिली होती हैं। ठीक है। तो खनिज क्या होते हैं? प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं वे खनिज कहलाते हैं। खनिज वास्तव में पृथ्वी के अंदर से माइनिंग करके या खनन के द्वारा निकाले जाते हैं। ठीक है। इनमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि अशुद्धियाँ भी मिली होती हैं। जैसे लेड का जो खनिज है, लेड का खनिज क्या है? गैलेना है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर नीचे फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है, फिगर में कुछ खनिज यहाँ पर दिखाए हुए हैं। जैसे ये पहला वाला जो खनिज है, ये वाला, ये कौन सा है? ये हमारा एस्बेस्टॉस है। पहला खनिज एस्बेस्टॉस है। ये मैग्नीशियम का खनिज होता है। मैग्नीशियम एक धातु है, इसमें मुख्यतः मैग्नीशियम पाई जाती है। जो दूसरा वाला जो ब्लू कलर का दिखलाई पड़ रहा है ये खनिज, ये हमारा चैल्केंथाइट है। ये कॉपर का खनिज होता है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो खनिज हमारा है सिनेबार है। सिनेबार ये मरकरी का खनिज होता है, मरकरी एक धातु होती है, उसका खनिज है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो खनिज दिखलाई पड़ रहा है वो स्टिबनाइट है। स्टिबनाइट एंटीमनी का खनिज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लोअर लेफ्ट साइड में जो नीचे बना हुआ है ये गैलेना है। ये जो ऊपर हमें लिखा ना, उदाहरण में दिया है यहाँ पे जैसे गैलेना, तो ये गैलेना है। तो गैलेना किसका खनिज होता है? ये हमारा लेड धातु का खनिज होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है टॉर्बेरनाइट। ये ग्रीन कलर का दिखलाई पड़ रहा है, ये टॉर्बेरनाइट है। टॉर्बेरनाइट कॉपर और
यूरेनियम का खनिज होता है। इसमें दो धातुएं होती है मुख्यतः, कॉपर एंड यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है, रेडियोधर्मी तत्व है, ठीक है। तो ये कॉपर और यूरेनियम धातु का तत्व खनिज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है जो ये आपका दिखलाई पड़ रहा है ग्रीन कलर के आगे, ये हचिन्सोनाइट है। इस खनिज का नाम है हचिन्सोनाइट। इसमें 3 धातुएं होती हैं, थैलियम भी इसमें पाया जाता है, लेड भी पाया जाता है, आर्सेनिक भी पाया जाता है, यानी कि यह 3 धातुओं का खनिज है। इसके बाद नेक्स्ट है जो ऑरेंज येलो कलर का दिखलाई पड़ रहा है, ऑर्पीमेंट। इस खनिज का नाम है ऑर्पीमेंट। इसमें मुख्यतः आपका आर्सेनिक धातु है, आर्सेनिक धातु पाई जाती है, यानी कि यह आर्सेनिक धातु का खनिज है, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो धातुएं हैं उनके खनिज और उनके खनिजों के नाम थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं अयस्क के बारे में। अयस्क जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओर्स। अब ये अयस्क क्या होते हैं? तो वे खनिज जिनसे धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है अयस्क कहलाते हैं। जैसे हॉर्न सिल्वर जिसका सूत्र होता है AgCl। नेक्स्ट है कार्नेलाइट जिसका सूत्र होता है KCl.MgCl2.6H2O। तो खनिज क्या होते हैं? अयस्क क्या होते हैं? अयस्क एक तरह के खनिज ही होते हैं। अब कौन से खनिज? वे खनिज जिनसे धातु का निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है, यानी कि जिनसे हम धातुओं को, ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को निकालना इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो, यानी कि कम खर्च में ही हम लोग उनसे धातु निकाल पाएं, अधिक खर्चा ना लगे, ना अधिक मेहनत करनी पड़े, ठीक है। तो यानी कि आर्थिक दृष्टि से जिनसे हम धातु आसानी से निकाल पाएं, आर्थिक दृष्टि से जो लाभदायक हों, तो ऐसे खनिज हमारे कहलाते हैं ओर्स या अयस्क। जैसे मान लीजिए एक लोहा है, लोहा एक धातु है, इसका सूत्र होता है Fe। अब Fe के मान लीजिए 3 खनिज हैं, एक है A और दूसरा खनिज है B और तीसरा खनिज है C। तो लोहे के कितने खनिज हो गए? मान लेते हैं 3 खनिज हैं, A, B एंड C, ठीक है। अब मान लेते हैं एक खनिज से निकालने में हमको अधिक खर्चा पड़ रहा है, B खनिज से लोहे को निकालने में कम खर्चा पड़ रहा है, और C खनिज से लोहे को निकालने में सबसे कम खर्च पड़ रहा है। तो हालांकि ये खनिज तो तीनों हुए A, B एंड C। क्या जो पहला खनिज है वो अयस्क होगा? क्योंकि पहले खनिज में, एक खनिज में हमको ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है, ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब एक खनिज जो है वो अयस्क नहीं है। क्या B खनिज अयस्क होगा? इसमें हमने देखा कि इसमें हमें थोड़ा सा कम खर्च करना पड़ा, कम पैसे खर्च करके हमने आयरन को इस खनिज से प्राप्त कर लिया, B खनिज से। तो क्या ये अयस्क होगा? तो ये भी अयस्क नहीं होगा। तो अयस्क कौन होगा? अयस्क होगा हमारा C। C क्यों अयस्क होगा? क्योंकि इसमें हमने सबसे कम खर्चे पर, सबसे कम पैसा खर्च करके हमने इससे आयरन धातु को प्राप्त कर लिया है। तो अयस्क किन्हें कहते हैं? अयस्क कहते हैं हम ऐसे मिनरल्स को या ऐसे खनिजों को, ऐसे खनिज को जिससे हम धातु को कम से कम खर्च करके, कम से कम पैसे खर्च करके हम उससे धातु प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि वे खनिज जिनसे धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से क्या हो? लाभदायक हो, अयस्क कहलाते हैं। जैसे हमारा ये जो पहला कौन सा दिए, हॉर्न सिल्वर, AgCl, ये हमारा सिल्वर का अयस्क है। इसी तरह दूसरा है कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट किसका अयस्क होता है? पोटेशियम का भी होता है और मैग्नीशियम का भी। तो दो धातुओं का अयस्क है, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम का। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात नोट करने वाली है
कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो ये बात तो सही है कि हाँ सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि अयस्क किन्हें कहते हैं? अयस्क तो खनिज ही तो होते हैं। अयस्क वे खनिज हैं जिनसे धातु को निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। तो अयस्क वास्तव में खनिज होते हैं, और वे खनिज होते हैं जिनसे हम धातुएं कम से कम पैसे पर प्राप्त कर सकते हैं। परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। परंतु जैसे हमने अभी ए बी सी 3 आयरन के खनिज दिखाए थे, ए बी और सी, तो क्या ए जो खनिज था वो अयस्क था? नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था? क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था, वो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं था, लाभदायक नहीं था। इस वजह से ए खनिज हमारा अयस्क नहीं है, बी खनिज भी हमारा अयस्क नहीं था, सी वाला जो खनिज था वो अयस्क था, क्योंकि हम उसमें कम पैसे से धातु को प्राप्त कर पा रहे थे। तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, केवल वही खनिज अयस्क हो जाते हैं जिनसे हम धातुओं को कम खर्चे पर या जो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होते हैं धातु को निकालने में, तो उन्हीं खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। तो ये हो गया अयस्क। इसके बाद आता है गैंग। ठीक है, गैंग किसे कहते हैं? गैंग प्रायः खनिजों में मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि व्यर्थ अपद्रव्य या इम्प्योरिटीज मिले होते हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। ठीक है, तो जो खनिज होते हैं हमने बताया था ऑलरेडी पहले, खनिज में तत्व हो सकता है, धातुएं जो हो सकती हैं, और या फिर धातुएं यौगिक के रूप में भी हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा उसमें अन्य इम्प्योरिटीज भी मिली होती हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो क्रिस्टल आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, ये आयरन पायराइट के क्रिस्टल हैं। आयरन पायराइट जो कि एक लोहे का खनिज है, उसके क्रिस्टल्स हैं ये जो आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, इसमें धंसे हुए हैं। ठीक है, ये तो, और बाकी जो पार्ट है, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट, ये सब अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज हैं, कंकड़ पत्थर हैं, रेत है। तो ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं, इन्हीं इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं गैंग। यानी कि किसी खनिज पदार्थ में मुख्य खनिज को छोड़ करके जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि जो इम्प्योरिटीज होती हैं, इन्हीं इम्प्योरिटीज को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा खनिज के बारे में, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क के बारे में, अयस्क किन्हें कहते हैं, और गैंग के बारे में। ठीक है, आज क्लास में इतना ही। आगे के लिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।